अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस मी इजाज़ नज़ीर एंड आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। जो हमारा चैप्टर 7 था उसमें हमने देखा था कि जो ये मार्जिनल ग्रुप्स है, खासकर इंडियन सोसाइटी में या इंडियन डेमोक्रेटिक कंट्री में, कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, फिर कैसे इनको एलिमिनेट किया गया फ्रॉम देयर परमानेंट प्लेस and they were forced to migrate towards cities or towards other places. And at that very places, it was not possible for them to survive in a good way, as they faced millions of troubles. And after that, इन्होंने प्रोटेस्ट्स किए। जो ये आदिवासी थे, जो ये ट्राइबल्स थे, इन सब ने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि ये चाहते थे कि इनके साथ जो ये इनडिस्क्रिमिनेशन होता है उससे वो बाहर आए, या उनकी जो लाइफ है वो ठीक हो जाए। हर एक फील्ड में दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, चाहे वो इनकी इकनॉमी हो, इनका रिलीजन हो, एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों में इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया गया, सो दे फेस प्रॉब्लम्स। अब इन सब चीज़ों में एक बराबरी लाने के लिए, या अब इन जो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वे ढूंढा। लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 465 और आर्टिकल्स है आज प्रेजेंट में। जो भी ये लॉज है, जो भी ये आर्टिकल्स है, उनमें हर एक के लिए प्रॉफिट्स है। लाइक जो इनइक्वालिटीज थी, आदिवासी, दलित, मुस्लिम एंड ऑल्सो जो औरतें हैं या जो बाकी मार्जिनल ग्रुप्स है, इन सब ग्रुपों को देखते हुए कहा गया कि दैट आप सिटीजन्स हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, एंड एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स होने के नाते आपके साथ भी इक्वलिटी किया जाएगा, या आपको भी जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा इन ईच एंड एवरी फील्ड। आप कभी नहीं फील करोगे कि दैट यू बिलोंग टू ए मार्जिनल ग्रुप, सो आपको आइसोलेट किया गया। इस सब को देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए बहुत से लॉज इम्प्लीमेंट किए। लॉज के साथ साथ बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई, ताकि उन पॉलिसीज़ के अंडर जो ये सारे मार्जिनल ग्रुप्स है, जो ये सारे आइसोलेटेड ग्रुप्स है, ये भी फील करे कि दैट वी आर द पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेटिक नेशन। एंड इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे हमारे चैप्टर 8 में। पहली बात यह है कि इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, as I have already told you that these very fundamental rights are called as Magna Carta of Indian Constitution, क्योंकि पहले इसमें थे 365 आर्टिकल्स एंड नाउ आज इसमें है 465 आर्टिकल्स। उन आर्टिकल्स के अंडर लॉज रेगुलेशन जो सारे यहाँ पे चलते हैं वो उन्हीं के अंडर चलते हैं। इसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ये कहा गया कि जो फंडामेंटल अंडर फंडामेंटल राइट्स, जो भी यहाँ के मतलब पिछड़े हुए लोग हैं, साथ ही साथ एक तो जो मतलब सिटीजन्स है, और ऑल्सो जो वो लोग हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ या जो आदिवासी, जो दलित और जो बाकी स्पेशली जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ या पारसीज या बाकी जो मार्जिनल ग्रुप्स है सोसाइटी के, उनको प्रोवाइड किए गए बेसिक fundamentals, and under that very basic fundamentals they enjoyed their common lives in a democratic nation, that's India। बात आई आपको समझ में? अब जो इंडिया में देखा गया कि जो
राइट्स है, इनके मुताबिक हर सारे जो भी यहाँ पे रहते हैं, जो भी यहाँ के सिटीजन्स हैं इंडिया के, दे वर ट्रीटेड एज इक्वली, उनको इक्वली ट्रीट किया गया, उनको इक्वली ट्रीट किया गया। जो भी यहाँ पे लगता था कि जो इनजस्टिस है यहाँ पे, जो इनजस्टिस हो रहा है यहाँ पे, उस इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए जो ये बेसिक मतलब फंडामेंटल जो राइट्स है, इन्होंने एज ए शील्ड काम किया, आगे एज ए शील्ड इन्होंने काम किया। एंड इसके अलावा अगर हम दूसरी बात देखेंगे, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इन्फोर्स किया, इन सारे जो लॉज हैं इनको इन्फोर्स किया उसने एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, दैट्स इंडिया। एंड इससे क्या हुआ, जो ये मार्जिनल ग्रुप्स है, इनकी जो स्ट्रगल है ये इन्फ्लुएंस हुई इससे, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है, इन जो बेसिक सुविधाएं या जो बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई अंडर फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने रोका इनकी स्ट्रगल को। लाइक वी हैव सो मेनी आर्टिकल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 17। अंडर आर्टिकल 17 ये कहा गया कि जो अनटचेबिलिटी है इसको एबॉलिश किया जाए। एज वी नो दैट इंडियन सोसाइटी इज अ पिकुलर सोसाइटी, touch me not society, where classes were divided into many classes, 4 classes, मतलब ऑलमोस्ट 4 कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्लासेस थे, they were not allowed to come in cities। एक पिकुलरिटी ये भी यहाँ पे है, इवन जो उनकी शेडो थी, शेडो साया, उससे भी जो अपर क्लास थे वो डरते थे कि अगर हम इनकी जो शेडो हम पे पड़ी तो जो हमारा मतलब ये धर्म है वो नष्ट हो जाएगा या वो ख़त्म हो जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए आर्टिकल 17 आया। आर्टिकल 17 ने कहा कि जो अनटचेबिलिटी है इसको हम ख़त्म करेंगे, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी होना चाहिए यहाँ पे। स्पेशली जो दलित्स है, दे वर अलाउ, अब वो टेम्पल्स में जा सकते हैं, अब वो पूजा कर सकते हैं अपने गॉड की। क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। अब चेन कहाँ से आई बीच में? अगर इंसान फ्री है, इंसान पैदा फ्री होता है, लेकिन अब ये चेनें वो होती है जो इंसान यहाँ, जो सोसाइटी के इंसान खुद बनाते हैं। नेचर ने कभी नहीं कहा कि हम डिवीजन करेंगे सोसाइटी का। नेचर ने सबको कहा कि यू कैन एंजॉय हियर फॉर मैन काइंड। जो गॉड है उसने फॉर मैन काइंड बनाया था, लेकिन इंसान ने फिर इसमें खुद क्या किया, डिवीजन किए। तो अनटचेबिलिटी एक सबसे बड़ा जहर था सोसाइटी का। दलित जो है इनके साथ बहुत ही ब्रूटैलिटी की जाती थी यहाँ पे। दे वर कॉल्ड एज अनटचेबल, अगर इनके साथ टच किया तो हम खत्म हो जाएंगे। बट इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करेंगे, डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी में ये कहा गया है कि हर एक के पास बेसिक प्रायोरिटीज है, हर एक के पास प्लेंटी ऑफ पावर है, एंड इन ऑल पावर्स एक पावर दैट्स वोट। तो उसको देखते हुए कहा गया कि जो डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है वहाँ पे अनटचेबिलिटी कभी नहीं बैठ सकती है। तो आर्टिकल 17 ने इस अनटचेबिलिटी को क्या किया, खत्म किया। दैट मीन जो आदिवासी थे, जो दलित थे, जो बाकी मार्जिनल ग्रुप्स थे, उनको लगा कि जो ये आर्टिकल 17 है ये एज ए शील्ड काम करेगा। बात आई आपको समझ में यहाँ तक? इसी तरह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और एक आर्टिकल है, दैट्स आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया कि यहाँ पे देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए अगेंस्ट द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। ये बंदा फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता है, सो इसको कोई राइट है ही नहीं कि इंजॉय करे सर्टन प्रिविलेजेस in Indian society. But under Article 15 of Indian Constitution, that
किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ हिज प्लेस ऑफ बर्थ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। किसी भी इंसान को ऑन हिज रिलीजन, रेस, कास्ट की बिना पे कभी नहीं किया जाएगा क्या बेटा, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट। देयर शुड बी इक्वलिटी, हर एक इक्वल होना चाहिए। एंड इससे क्या हुआ, इससे भी जो मार्जिनल ग्रुप्स है इंडिया में, एज वी नो दैट इंडिया एक सबसे बड़ी मतलब वो एक डेमोक्रेसी है। 125 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, 125 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। एंड इन 125 करोड़ में आदिवासीज भी, दलित्स भी, या बाकी जो शूद्रास भी, या बाकी माइनॉरिटीज लाइक पारसीज है, मुस्लिम्स है, इन सबको कहा गया दैट यू कैन एंजॉय हियर बिकॉज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड अंडर आर्टिकल 15 आप पे कोई नहीं कहेगा कि आपकी कास्ट क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हो। बात आई आपको समझ में? गो दैट मीन्स जो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 15 है, इन दोनों ने मिलके जो मतलब दलित्स है, जो बाकी मतलब माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जो बाकी मार्जिनल ग्रुप्स है, उनको इन दो आर्टिकल्स ने प्रोवाइड किए बेसिक जो फंडामेंटल्स प्रोवाइड किए, ताकि वो भी जो उनकी लाइव्स है उनको अच्छी तरह वो जी सकें। बात आई आपको यहाँ तक समझ में? वो दैट मीन्स अगर पहले इन मार्जिनल ग्रुप्स ने फाइट किया, स्ट्रगल किया, उसके बाद इसका जो आउटकम है, वो जो ये आर्टिकल्स आए, वो जो ये लॉज आए, इन लॉज ने उनको प्रोटेक्ट फिर किया। इसके साथ साथ जो बाकी दलित्स है, उन दलित्स ने इन्वोक किया, उनने देखा कि जो ये राइट्स है, इन राइट्स में उन्होंने फील किया एक जॉय, एक लिटिल बिट जॉय उनको मिली, एक आश्वासन उनको मिला, एक आशना उनको मिली कि हम अब एंजॉय कर सकते हैं अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारी भी अब बात उठाई गई। एंड अच्छी बात ये भी है कि अब ये सिटीजन्स के कैटेगरी में भी आए। अगर पहले ऐसा कंसेप्ट था नहीं, पहले दे वेर mere यूज एज beasts of burden इन सोसाइटी। बट आफ्टर जब कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा कि दे वेर एक्सप्लॉइटेड, उन्होंने आर्टिकल्स बनाए, उन आर्टिकल्स में इनको बेसिक जो इनकी खोई हुई पहचान थी वो इनको वापस मिली। एंड उससे इनको लगा कि नाउ जो गवर्नमेंट है अब वो हमारा सोचती है, अब गवर्नमेंट ने हमें जस्टिस प्रोवाइड किया, अब गवर्नमेंट ने हमें इक्वलिटी दी, अब गवर्नमेंट ने हमारी जो सारी मतलब अनफुलफिल्ड डिमांड्स थी, वो डिमांड सब फुलफिल होने लगी। बात आई आपको समझ में? इसके साथ साथ जो बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स थे यहाँ के, लाइक पारसीज थे या मुस्लिम्स, इन दो माइनॉरिटी ग्रुप्स का भी देखा गया। स्पेशली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 है, इन दो आर्टिकल्स में ये कहा गया कि यहाँ पे जो कल्चरल इनइक्वलिटी है ये कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुस्लिम्स का कल्चर देखेंगे या अगर हम पारसीज का कल्चर देखेंगे, दैट इज क्वाइट डिफरेंट देन द अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। बात आई आपको समझ में? तकरीबन 14.2% इंडिया में भी कौन है, मुस्लिम्स है। को दैट मीन्स ये माइनॉरिटी में आते हैं। अब जो ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं, इनका जो कल्चर है, इनका जो मतलब उठने बैठने का तरीका है, इनके जो ट्रेडिशंस, हैबिट्स, फेस्टिवल, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट देन द अदर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। एंड इस ऑल्सो जो पारसीज है उनका भी टोटली डिफरेंट है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने खाली दलित आदिवासीज के ही लिए मतलब नहीं, बल्कि इसने जो मुस्लिम्स और पारसीज है इनको भी देखा। अंडर आर्टिकल 29 एंड अंडर आर्टिकल 30 ये कहा गया कि जो यहाँ पे मतलब एक कल्चर है, हर एक का कल्चर प्रिजर्व रखा जाएगा, हर एक एंजॉय कर सकता है अपने अपने तरह से। एंड उससे क्या हुआ, जो मतलब एक ये कम्युनिटीज़ थी यहाँ पे, इनको भी फील हुआ सिक्योरिटी। यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ थी इनको भी क्या हुआ बेटा, फील सिक्योरिटी हुआ इनको फील। क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, अगर एक कंट्री में किसी भी ग्रुप को लगेगा कि दैट उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो दैट मीन्स वहाँ पे ही उस
कंट्री को डेमोक्रेसी के चैप्टर को क्या करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए वहां पे ही। क्योंकि जिस जगह पे, जहां पे एक आम इंसान के राइट्स, जहां पे एक आम इंसान के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, वहां पे ही डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, वो मर जाती है वहां पे ही। एक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट वहां पे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इन डेमोक्रेसी हर एक एंजॉय करेगा। There should be no discrimination. In a democratic country, you will never find any discrimination on the basis of caste, creed, color, communities. इस चीज पे आपको कभी नहीं मिलेगा वहां पे क्या भेदभाव। लेकिन अगर आपको कभी मिला, तो दैट मीन्स आप ये कहना कि ये कंट्री का जो डेमोक्रेसी है वो यहाँ पे टोटली एंड हुआ। इसके अलावा लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, अब इनके लिए लॉज बनाए गए। पहले तो अब इतना ही अब नहीं है कि आर्टिकल्स बनाए गए या वो चीज़ें दी गई तो अब ये इंजॉय करेंगे ना। एज वी नो दैट जो ये माइनॉरिटीज़ होते हैं, जो ये आदिवासीज होते हैं, जो ये बाकी पिछड़े हुए तबके होते हैं, जो मतलब एक आइसोलेटेड ग्रुप्स होते हैं एक सोसाइटी के, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा डाउन होते हैं। अब इस जो एक ये डाउन है, इसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को तरह तरह की पॉलिसीज बनानी है। अंडर दैट वेरी पॉलिसीज, ऑल द पीपल हु बिलोंग टू द जो बिलोंग करते हैं इस सारे ग्रुप से, हु बिलोंग टू माइनॉरिटीज और अदर दलित्स और अदर एलिनेटेड जो ग्रुप्स है एक सोसाइटी के, जो इससे बिलोंग करते हैं, वो उनको लगे कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है एक अलग से पॉलिसीज है एंड इनके लिए अलग सा कोटा है प्रोवाइड। लाइक प्रमोटिंग सोशल जस्टिस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको समझ आएगा। जो आप जब किसी सिटी में जाओगे, आप देखोगे वहाँ पे कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जो दलित्स और आदिवासी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक अलग से हॉस्टल बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों अलग से हॉस्टल? वो तो किसी भी जगह बैठ सकते हैं, क्योंकि जो ये बेचारे ये मतलब इन कम्युनिटीज़ के बच्चे होते हैं वो थोड़े शाई होते हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट कहता है कि इनको साथ चलाने के लिए हम एक अलग से हॉस्टल बनाएंगे एंड उसमें जो इनके बच्चे हैं वो पढ़ पाएंगे, अच्छी तरह से बैठेंगे वहाँ पे, अकोमोडेट हो जाएंगे वहाँ पे दिन भर। अगर वो डिफरेंट आईआईटीज़ में जाएंगे, डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, या डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स पे जाएंगे, आईएएस के लिए पढ़ेंगे, किसी और बड़े एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, या जेएनयू में या किसी बड़ी बड़ी जो मतलब यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल्स वहाँ पे पढ़ेंगे दिन भर, तो शाम को वो इस हॉस्टल में आके वहाँ पे अच्छी तरह से बैठ सकते हैं। दैट मीन्स कि वो कंफर्ट फील करेंगे वहाँ पे आके, वो अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे इन ए विजडम वे। वो एक विजडम में आके वहाँ पे पढ़ पाएंगे अच्छी तरह से। दैट मीन्स कि ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल की गई बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज में आती है। इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में यहाँ पे फॉर्म निकलते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जब किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म निकलते हैं तो वहाँ पे एक सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज रिजर्वेशन। जो दलित्स है, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो आदिवासी एसटी एससीज है, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इनके लिए अपना एक अलग सा कोटा होता है उसमें। फर्ज करो मैं आपको आईएएस का एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर आईएएस के लिए 1000 पोस्ट निकली है, तो उसमें अगर हम देखेंगे ना, ओबीसी भी एक आता है, एक मतलब ग्रुप आता है, एक मार्जिनलाइज्ड ग्रुप आता है। तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए ओबीसी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? अदर बैकवर्ड क्लास। तो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए वहां पे 27% रिजर्वेशन होता है प्रोवाइड ऑलरेडी। दैट मीन्स कि 1000 में से तकरीबन 333 के आसपास कुछ पोस्ट ओबीसी के लिए अलग है, ताकि जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनका कंपटीशन अलग से हो।
वो ये फ़ील, क्योंकि जो जो बच्चे बिलॉन्ग करते हैं मेट्रोपोल सिटीज़ से, जो बिलॉन्ग करते हैं वाईफ़ाई सिटीज़ से, जहाँ पे कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रोज़ है, जहाँ पे कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी ऑफ 4G अच्छी तरह से है, ये जो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, तो एक आदिवासी, एक दलित बच्चा, एक जो लोअर क्लास से जो बिलॉन्ग करते हैं, जो माइनॉरिटी से बिलॉन्ग करते हैं, जो फार फ्लंग एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए आसान नहीं है कि उनके साथ कम्पीट करना। इसीलिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वहाँ पे कहा गया है कि हम वहाँ पे क्या रखेंगे, रिजर्वेशन रखेंगे, ताकि जो बच्चे इन क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो खुद क्या करेंगे, फिर वो फील करेंगे बहुत ही अच्छा, और वो फील करेंगे कंफर्ट, कि उनको लगेगा कि नो, हमारे लिए भी कुछ किया है गवर्नमेंट ने, एंड वो अच्छी तरह से उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा सकते हैं। बात आई आपको समझ में? को दैट मीन्स ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या एक हम इसको क्या कहेंगे, गिफ्ट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये भी एक गिफ्ट है कि जो मार्जिनल ग्रुप्स है, इनके लिए अलग से हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए, इनके लिए अलग से जो रिजर्वेशन वो प्रोवाइड किए गए। अब और एक बात ये है कि जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी ये किस तरह रखी जाती है। देखो, ये जो सर्टिफिकेट्स होती है, ये जो इनके लिए मतलब ये बेसिक जो सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है, इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, इसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है। इसके लिए जो गवर्नमेंट होती है वो अपने लेवल पे देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे देखती है कि जो बच्चे हैं, अगर उनको ज्वाइन करना है किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए, लाइक किसी को अहमद जाना है, या किसी को किसी और जगह जाना है, किसी बड़ी मतलब JNU या जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द, अलीगढ़ जाना है किसी को पढ़ने के लिए, किसी बच्चे को, तो गवर्नमेंट वहाँ पे ये देखती है कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स के बच्चे अगर कोई है, अगर ये फॉर्म भरेंगे वहाँ पे, इनको कहा जाता है कि आपको शो करना अपना वो जो आपके पास एक अथॉरिटी है। अथॉरिटी इन शेप ऑफ एक डॉक्यूमेंट होता है, और उस पे लिख के होता है कि ना, ये बच्चा बिलोंग करता है इस पर्टिकुलर क्लास से, तो उसके बेस पे फिर इनको ये कहा जाता है कि ना, आप यहाँ पे भर सकते हो फॉर्म। वो दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पे लगता था कि कोई भी आएगा कि कहेगा कि ना, मैं ST में किसी किसी क्लास से बिलोंग करता हूँ ना। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बेसिक क्राइटेरिया बनाया। उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो दलित कास्ट, STs, SCs, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उस सर्टिफिकेट की बिना पे इनको एडमिशन्स मिलते हैं। एंड जो अथॉरिटी होती है वो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, जो इनको प्रोवाइड करती है ये बेसिक सर्टिफिकेट्स। बात आई आपको समझ में? एंड स्पेशली अगर इनको कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो, या गवर्नमेंट मतलब ये क्या करती है, अलग से इनका कट ऑफ होता है। मैंने कहा कि अगर जो ST, SC या बाकी जो दलित्स है, अगर इन्होंने किसी भी कॉलेज में एडमिशन किया, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन किया, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन किया, किसी भी डिफेंस सर्विस में, किसी भी सेंट्रल सर्विस में इन्होंने एडमिशन किया, तो इनका जो कट ऑफ होता है वो इनका टोटली अलग कट ऑफ होता है। लाइक अगर अगर ओपन मेरिट्स में जो उनका कट ऑफ होगा 9, मतलब 100 में से 80 या 70, जो ST, SC है, इनका अलग से अपना कट ऑफ होगा। तो इसी के बेस पे फिर इनकी सिलेक्शन होती है। गो दैट मीन्स हम यहाँ पे इस तरह कह सकते हैं कि जो ये बैकवर्ड क्लासेस है, इनके लिए जो मतलब गवर्नमेंट ने मतलब ये रिजर्वेशन रखी है, इससे वो इंजॉय करते हैं, इससे वो खुद को अकोमोडेट कर पाते हैं एक सोसाइटी में, एंड वो अच्छी तरह से जी पाते हैं। बात आई आपको समझ में? होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, एंड आप खुद भी पढ़ोगे अब घर में। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको कल बताऊंगा इससे आगे। अस्सलाम वालेकुम।